सूरजपुर गांव, जैसा कि नाम से प्रतीत होता था, कभी सूरज की तरह चमकता और जीवंत था। लेकिन हाल के वर्षों में इसकी चमक धुंधली पड़ चुकी थी। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश ने खेतों को बंजर कर दिया था और गांव वालों का उत्साह ठंडा पड़ गया था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और श्याम। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथी थे, साथ खेलते, हंसते और सपने देखते हुए बड़े हुए। मगर उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रमेश का विश्वास था कि जीवन में सब कुछ भाग्य के भरोसे है। जो होता है वह पहले से तय होता है। दूसरी ओर श्याम मेहनत को सब कुछ मानता था। उसके लिए भाग्य कोई जादुई चीज नहीं थी, बल्कि वह मेहनत और लगन से बनाई जाने वाली राह थी। एक शाम दोनों दोस्त गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां एक सूखा तालाब उदास सा खड़ा था। रमेश ने आह भरते हुए कहा, देख श्याम, इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। ये सब भाग्य का खेल है। हमारी तकदीर में बस मुश्किलें ही लिखी हैं। श्याम ने जवाब दिया, रमेश, भाग्य को दोष देने से क्या होगा। फसल इसलिए खराब हुई क्योंकि जमीन में पानी नहीं है। हमें कुछ नया करना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, नया क्या करेगा? जो लिखा है वही होगा। अगर भाग्य में हरियाली होगी तो खेत अपने आप लहलहाएंगे, नहीं तो लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। बस यूं ही बैठे रहने से तो पेट नहीं भरेगा, श्याम ने तर्क दिया। मैं सोच रहा हूं कि हम गांव वालों को इकट्ठा करके मुखिया से बात करें। शायद सरकार की मदद से कोई नहर बन सके, या फिर हम मिलकर एक गहरा कुआं खोद लें। रमेश ने मुंह बनाया, अरे ये सब सपने हैं। इसमें समय और पैसा दोनों लगेगा। और अगर भाग्य में पानी ही नहीं तो कुआं खोदकर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ जो है उसे स्वीकार कर लो। उनकी बातें पास ही बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति गोपाल दादा ने सुन ली। उन्होंने अपनी लाठी टेकते हुए सोचा, अब देखते हैं इस कहानी में कौन जीतता है, रमेश का भाग्य या श्याम का परिश्रम। कुछ समय बाद एक रात मौसम ने अचानक पलटी मारी। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलीं और बिजली चमकने लगी। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, जिसमें ओले भी शामिल थे। ऐसी भयानक रात गांव ने बरसों में नहीं देखी थी। लोग अपने घरों में डर के मारे दुबके रहे। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव का दृश्य दिल दहलाने वाला था। खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। कई घरों की दीवारें ढह गई थीं और पेड़ उखड़कर बिखर गए थे। इस आपदा ने हर किसी को बराबर का नुकसान पहुंचाया था। रमेश अपने खेत के किनारे बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा था ना, मेरी तकदीर खराब है। अब तो बस भूखों मरने की नौबत आ गई है। श्याम भी अपने खेत में खड़ा था। उसका नुकसान भी उतना ही था, लेकिन उसकी आंखों में निराशा की जगह एक जिद थी। उसकी पत्नी माया उसके पास आई और बोली, सब कुछ चला गया, अब हम क्या करेंगे? श्याम ने जवाब दिया, माया, सब कुछ नहीं गया। हमारी हिम्मत अभी बाकी है। फसल गई तो क्या, हम जिंदा हैं। हम फिर से मेहनत करेंगे। मैं शहर में काम ढूंढूंगा और तू घर पर कुछ मुरब्बा या पापड़ बनाना शुरू कर। हम इसे बेचकर कुछ कमाएंगे। उसी दिन गांव के साहूकार किशन लाल मौके का फायदा उठाने पहुंच गया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जिसे जितना पैसा चाहिए ले लो, बस अपनी जमीन के कागज गिरवी रख दो। जब अच्छा समय आए तो चुका देना। रमेश सबसे पहले कतार में था। साहूकार जी, मुझे 6,000 रुपए चाहिए।
घर चलाना है। मिल जाएंगे, साहूकार ने कहा, बस ब्याज थोड़ा ज्यादा होगा। मुश्किल का समय है, समझते हो ना। रमेश ने बिना सोचे अपनी जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए और पैसे लेकर चला गया। श्याम भी वहां से गुजरा। साहूकार ने उसे पुकारा, श्याम तू कर्ज नहीं लेगा? नहीं साहूकार जी, श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं कर्ज के बोझ तले नहीं दबना चाहता, मैं मेहनत से कमाऊंगा। साहूकार ने मन ही मन सोचा, देखता हूँ ये मेहनत तुझे कहाँ ले जाती है। इस आपदा ने दोनों दोस्तों को अलग अलग रास्तों पर ले जा खड़ा किया। रमेश ने कर्ज लेकर भाग्य के भरोसे जिंदगी चलाने की ठानी, जबकि श्याम ने मेहनत को चुना। अगले कुछ महीने दोनों के लिए कठिन थे। रमेश साहूकार के पैसे से घर चला रहा था, लेकिन दिन भर गांव की चौपाल पर बैठकर अपनी खराब किस्मत का रोना रोता रहता। एक गांव वाले ने कहा, रमेश तू कोई काम क्यों नहीं करता? पैसे कब तक चलेंगे? काम करके क्या फायदा? रमेश ने जवाब दिया, जब तकदीर में कुछ नहीं तो मेहनत बेकार है। शायद कोई चमत्कार हो जाए। उधर श्याम और माया दिन रात मेहनत में जुटे थे। श्याम सुबह शहर जाता, मजदूरी करता और जो कमाता उससे घर का सामान लाता। माया घर पर मुरब्बा और पापड़ बनाती, जिसे श्याम बाजार में बेचता। एक दिन माया ने कहा, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन शरीर को भी तो आराम चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ माया, श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरे साथ है, बस थोड़ा और समय। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, इस बार हम खेत में गेहूं की जगह सब्जियां उगाएंगे। पानी कम लगेगा और जल्दी बिकेंगी। श्याम ने अपनी बचत से बीज खरीदे और माया के साथ खेत तैयार करने में लग गया। गांव वाले हंसते, देखो ये पागल फिर मेहनत कर रहा है, इसे लगता है सब्जियां उगाकर भाग्य बदल जाएगा। लेकिन श्याम ने किसी की नहीं सुनी। वो और माया दूर के कुएं से बाल्टियों में पानी लाते और पौधों को सींचते। उनकी मेहनत रंग लाई और खेत में हरे भरे पौधे उगने लगे। इधर रमेश की हालत बद से बदतर हो रही थी। साहूकार अब अपने पैसे मांगने लगा। रमेश 3 महीने हो गए, मेरा पैसा कब देगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। साहूकार जी कहां से दूं? रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे तेरे भाग्य से मतलब नहीं, साहूकार ने सख्ती से कहा। या तो पैसा दे या तेरी जमीन मेरी। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के दूत आए हैं। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, महाराज ने आपके गांव की हालत देखी है। पास की नदी से नहर खोदी जाएगी ताकि पानी की दिक्कत खत्म हो। इसके लिए मजदूर चाहिए। मेहनत करने वालों को अच्छी मजदूरी मिलेगी। यह सुनकर गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। श्याम ने तुरंत अपना नाम लिखवाया। मैं तैयार हूँ, पूरी मेहनत करूँगा। रमेश भी वहाँ था, लेकिन उसने कहा, क्या फायदा? ये सब बड़े लोगों के खेल हैं। 4 दिन काम करवाकर भगा देंगे। मेरी तकदीर में तो मजदूरी ही लिखी है। नहर का काम शुरू हुआ। श्याम ने पहले दिन से ही पूरी लगन से मेहनत की। उसकी मेहनत देखकर इंजीनियर प्रभावित हुआ। तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं श्याम हूँ, उसने जवाब दिया। ये काम हमारे गांव के लिए है, तो मेहनत तो बनती है। कुछ ही हफ्तों में श्याम को मजदूरों का छोटा सा लीडर बना दिया गया। उसकी मजदूरी बढ़ गई और उसकी सब्जियां भी अब बाजार में अच्छा दाम ला रही थीं। उसने छोटे मोटे कर्ज चुका दिए। उधर रमेश का समय खत्म हो चुका था। साहूकार उसके घर पहुंचा।
रमेश, मेरा पैसा दे वरना ये जमीन और घर मेरा। रमेश रोते हुए साहूकार के पैरों में गिर पड़ा। मुझे और समय दे दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी श्याम वहां पहुंचा। अपने दोस्त की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। रुकिए साहूकार जी, मेरे दोस्त का कितना कर्ज है? पूरे 8,000 रुपए ब्याज समेत, साहूकार ने हंसते हुए कहा। तू चुकाएगा? श्याम ने अपनी कमर से पैसे निकाले। ये वो रकम थी जो उसने अपनी मेहनत और सब्जियों की बिक्री से बचाई थी। ये लीजिए 5,000 रुपए, बाकी 3,000 मैं 2 महीने में चुका दूंगा। मेरे दोस्त की जमीन के कागजात लौटा दीजिए। साहूकार ने सोचा, ये मेहनती आदमी है, पैसा चुका देगा। उसने पैसे रखे और कागजात लौटा दिए। ठीक है, लेकिन अगर 2 महीने में बाकी पैसा नहीं मिला तो दोनों की जमीन मेरी होगी। रमेश ने श्याम को गले लगाया। तूने मेरा घर बचा लिया, मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूँ। रमेश, मैंने सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभाया, श्याम ने कहा। लेकिन अब तुझे अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। 6 महीने बाद सूरजपुर बदल चुका था। नहर का पानी खेतों तक पहुंच रहा था। श्याम की मेहनत ने उसे नहर के रखरखाव का जिम्मेदार बना दिया था। उसका खेत लहलहा रहा था और उसने रमेश का बाकी कर्ज भी चुका दिया था। रमेश भी बदल गया था। श्याम के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। उसने मेहनत शुरू की, नहर के काम में हिस्सा लिया और अपने खेत को फिर से हरा भरा कर लिया। अब वह चौपाल पर नहीं, अपने खेत में मेहनत करता था। एक शाम दोनों दोस्त फिर तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब अब पानी से भरा था और चारों ओर हरियाली थी। रमेश बोला, श्याम, मैं कितना नादान था। तूने मेहनत से अपनी तकदीर बदली और मुझे भी रास्ता दिखाया। रमेश, मैंने कुछ नहीं किया, श्याम ने कहा। मैंने बस मौके को पकड़ा। नहर का आना भी तकदीर थी, लेकिन उसे सच करना हमारा कर्म था। तभी गोपाल दादा वहां पहुंचे। बच्चों, अब समझे, तकदीर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे खोलना और मौके को गले लगाना कर्म है। रमेश तू दरवाजे के बाहर रोता रहा और श्याम ने उसे खोलकर एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, तकदीर और कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तकदीर तुम्हें मौका देती है, लेकिन उसे जीतना तुम्हारा कर्म है। सूरजपुर की तकदीर नहीं बदली, इसके लोगों की सोच और मेहनत बदली। दोनों दोस्त चुपचाप सूरज को ढलते देख रहे थे। उनके सामने लहलहाते खेत और चहकती चिड़ियाएं थीं। वे समझ चुके थे कि जीवन का असली रहस्य कर्म में है। तकदीर सिर्फ शुरुआत है, अंत तो इंसान अपनी मेहनत से ही लिखता है।